बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक विश करना चाहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि आज कोई उस तरह से स्पेशल ओकेज़न नहीं है, बट ऑब्वियसली एक हमारी लुक है कि हम एक सर्टन किस्म का प्रोग्राम करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम मज़हबी बात करते हैं या हम किसी भी किस्म के कलाम को सुनते हैं, चाहे वो अरफाना हो, सूफियाना हो, हमारी कोशिश होती है कि हम एटलीस्ट जो एक एहतराम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर पूरा करें। तो आगे जाके ऑफ कोर्स हमारा कलाम सुनने का भी और उस पर डिस्कशन करने का भी आगे मरहला आएगा। लेकिन आज का टॉपिक सच पूछें तो एक तरह से मैंने ही ज़बरदस्ती करके रखवाया है। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई ये वाले टॉपिक्स तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह में डिस्कस करते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या सिर्फ इस किस्म के टॉपिक्स जिसकी तरफ मैं अभी आने वाली हूँ सिर्फ रमज़ान तक ही लिमिटेड है? क्या हमें पूरा साल इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, इनको कंसिडर नहीं करना चाहिए? मैं एक्चुअली आज आपसे बात करना चाहती हूँ जेलसी की या हसद की। सबसे पहले तो व्यूअर्स, किसी से सड़ना, जेलस होना, हसद करना नेगेटिव अमल। हाँ, किसी पे रश करना, किसी की लाइफ को देख के कहना कि या अल्लाह ताला आपने इनको भी नवाजा, मुझे भी प्लीज़ नवाजें, वो एक मुख्तलिफ बात है। किसी की खुशी को देख के खुश होना और उनको अपना एक रोल मॉडल बनाना, ये मायूब बात नहीं है। लेकिन होता ये है ज़्यादातर किसी की भी कामयाबी को देख के इर्द गिर्द वाले कोई ना कोई ज़रूर जेलसी फील करता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक गली है, वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, हमसाए आगे पीछे ये वो सारे, और अक्सर ऐसा होता है कि व्यूअर्स जब गलियों में और ज़रा सा फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में, अंदरून शहर वगैरह में, शहरों में तो लाइक इन द मेन सिटीज़ तो खैर आई एम सॉरी, गुलबर्ग, DHA वगैरह इन एरियाज़ में तो मतलब ये भी नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन है। लेकिन जब आप बात करते हैं गलियों में या मोहल्लों की बात करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द कौन लोग रह रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको एक एक चीची बिची का पता होता है। और यही एक मोहल्ले में रहने की एक मज़े की चीज़ होती है कि सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब एक गली में एक बहुत से 8 घर हैं, उनमें से एक घर में एक जो खातून है, उनका शौहर जो है वो नई गाड़ी ख़रीद के आ जाता है या नई बाइक ख़रीद लेता है। लो जी, बाकी की जो 7 ख़वातीन हैं उनका क्या रद्द अमल है? क्या वो खुश होती हैं या फिर सातों आपस में बीच के बैठ के बात करती है कि इन्हें कितों बाइक खरीदी, इनके तो अपने हालात इतने टाइट थे, ज़रूर कोई उन्होंने गलत काम किया होगा, ज़रूर उसके मियाँ ने कहीं से रिश्वत पकड़ी होगी, कहीं से कोई वो किया होगा, कोई पंगा ज़रूर किया होगा, या कुड़ी दे प्यो ने लेके देती होगी बाइक। मतलब मैंने इस तरह की व्यूअर्स बहुत सी बातें सुनी हैं, और जब मैं इस किस्म की बातें लोगों को करते हुए सुनती हूँ तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि भाई अगले को अगर कोई चीज़ अच्छी मिल गई, अल्लाह ने उस पर करम किया कि उसके मियाँ ने कुछ ले लिया या उसने अपने लिए कुछ ले लिया या कुछ अचीव कर लिया, तो खुश होने के बजाय हम कोई नेगेटिव चीज़ उसमें क्या ढूंढ रहे होते हैं और क्यों ढूंढ रहे होते हैं? हम एक दूसरे की खुशी में क्यों नहीं खुश हो सकते? पिछले दिनों मेरे सामने कुछ एक जगह पे लोगों की प्रमोशंस हुई, तो मतलब मुबारकबाद ऑब्वियसली दी, और ऑब्वियसली जिन लोगों की नहीं हुई प्रमोशन उन लोगों को थोड़ा हौसला दिया, लेकिन जिनकी प्रमोशन हुई वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने एक दफ़ा ये सवाल नहीं किया कि हमें ये प्रमोशन क्यों मिली या हमारे क्यों पैसे बढ़े। लेकिन जिनके नहीं बढ़े ना तो उन्होंने मुबारकें दी, और बाद में यही आपस में कुड़कुड़ चिड़चिड़ चलती रही कि भाई मतलब हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया गया। ओ भाई, अगले के साथ अगर कुछ अच्छा हो गया उसके लिए खुश हो जाओ, उसको दुआएं दे दो। ये तो हम सब पैदाइश से बात जानते हैं कि भाई वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और आपके हिस्से का व्यूअर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उसमें चॉइस आ जाती है कि अगर आपके पास 1000 रुपये आने हैं, अब वो 1000 रुपये आपने चोरी करके लेने हैं, किसी को मार के लेने हैं, या वो 100 रुपये आपने मेहनत करके एफर्ट करके लेने हैं, 100 या 1000 जो भी, वो आपके पास आने ही आने हैं। तो बेहतर नहीं है कि मेहनत, मुशक्क़त, एफर्ट करके उस चीज़ को अर्न कर लें या गेन कर लें?
एक दूसरे से सड़ना, एक दूसरे से जेलस होना। और व्यूअर्स, ये जब जेलसी या जो साड़ा होता है, या जिसको भी आप जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहते कहते हैं वो तो सड़ गया, उससे हम लोग इधर पंजाब साइड पे अक्सर कहते हैं कि आए हाय उसको देखो उसे सड़ रहा है, जेलस हो रहा है। तो चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो सड़ना हो, चाहे वो हसद हो, देखिए ये सारी चीज़ें ना फिर एक इंसान को गलत डायरेक्शन में पुश कर देती हैं। दूसरे इंसान के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, इतनी वसवसे, इतनी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं कि फिर वो इंसान उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के प्रोग्राम्स और चीज़ें बना रहा होता है जिसका कोई फ़ायदा हुआ होता है। सो व्यूअर्स, हमने क्या, अगर किसी और को कुछ मिल गया, मुबारकबाद देते हैं तो हम अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में शुमार हो जाते हैं। मुबारकबाद नहीं देते, उल्टा बैठ के घर में जेलस होते हैं और ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह जो उस बंदे को चीज़ मिली हमने उससे छीननी है, या उसका मज़ा किरकिरा करना है, या मज़ा ख़राब करना है, या उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना है। इतना टाइम किसके पास होता है व्यूअर्स? एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लिटरली आजकल 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं दिन में। अक्सर लोग कहते हैं कि यार काश 30 घंटे होते दिन में, कम से कम हमारी प्रोडक्टिविटी तो और बेहतर हो जाती। टाइम है नहीं, ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हुई हैं, रोज़ी रोटी कमाने की भाग दौड़ में सब लगे हुए हैं। अरे इर्द गिर्द अगर कोई बंदा खुश है और पॉजिटिव है तो चलो उसकी खुशी में खुश होकर ही अपना मूड ठीक कर लो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मुझे जब किसी का पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है तो मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण भी तो जागती है ना, एक उम्मीद की किरण भी जागती है कि देखें फ़लाँ बंदे की ये ख्वाहिश थी, अल्लाह मियाँ ने वो पूरी कर दी, मेरी भी बारी आ जाएगी इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी आती तो व्यूअर्स, जिसको कुछ अच्छा मिल गया, आप सोचिए एक मिनट के लिए खुद कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है, आपको तो खुशी होती है, लेकिन बेटे के फॉर एग्जांपल स्कूल में बड़े अच्छे नंबर आए, वो टॉपर हुआ, अपनी तो खुशी अपनी जगह, लेकिन जब लोग फ़ोन करके मुबारकबाद देते हैं, आके मिलते हैं, तो कितना अच्छा इंसान फील करता है। तो जब हमें अच्छा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा, भाई मियाँ ने नई गाड़ी खरीद दी वाइफ को, या मियाँ ने नई गाड़ी खरीद ली घर के लिए, इस चीज़ से जेलस होना कि जी हमारे घर में तो सिर्फ बाइक है और हम लोग तो मोटरसाइकिल भी नहीं अफोर्ड करते, उन्होंने तो गाड़ी ले ली, कितनी नेगेटिव इमोशन है, अपने आप को डिप्रेस करने वाली बात है। और उसके साथ साथ एक नेगेटिव एनर्जी बिला वजह उस इंसान की तरफ भेजना जिसने ना आपका कुछ बिगाड़ा, ना आपका कोई नुकसान किया। मैं तो व्यूअर्स ये भी कहती हूँ कि किसी ने आपका नुकसान भी किया है, वो आपका दुश्मन भी है, उसकी खुशी में आप बेशक इन्वॉल्व ना हो, इंक्लूड ना हो, अगर आपकी नहीं है सलाम दुआ वटेवर, मुबारकबाद दे दें। मुबारकबाद नहीं भी देनी तो चले उनकी खुशी में अल्लाह को कहें, चले अल्लाह ताला उसको, उनको भी नवाजें, मुझे भी नवाज दें। बट नेगेटिव होना, दूसरों को बुरा फील कराना, अगलों की खुशियों में खुश होने के बजाय, एक मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे कि किसी बच्ची का निकाह हो रहा है, बड़ी देर बाद नहीं हुई, कोई इस टाइप की चीज़ हुई, तो वहाँ पे रिश्तेदार बैठ के निकाह के दौरान निकाह पढ़ा जा रहा है और आपस में खुसफुस कर रहे हैं, एदा तो एदे नाल चक्कर सी, एदा तो एदे नाल ऐसी, ये तो लड़की का किरदार ऐसा, ये तो लड़का ऐसा है, तो वेला है। मतलब क्यों? वाई कांट वी बी हैप्पी फॉर पीपल व्यूअर्स? किसी का छीन के नोच के आज तक किसी ने सुकून नहीं पाया किसी की भी चीज़ लेके। तो अगर कोई खुश है तो हम उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते? ये मैं बात बार बार पॉइंट आउट करती हूँ। आइए आप किचन की तरफ रुख करते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। और व्यूअर्स को पता है कि इस हफ्ते में इन द पास्ट 4 डेज़ कोई 2 दफ़ा आपका तबसरा हुआ है, शेफ़ नूर के साथ भी, आमना इलियास के साथ भी। आप यू एंड आमना यू आर वन ऑफ माई, मैं आप लोगों से दिल की बात कर लेती हूँ, शायद क्योंकि हम तीनों की सिचुएशन सिमिलर रह भी चुकी है और बहुत से मामलात हमारे ऐसे वो होते हैं। लेकिन मैंने कभी तैयबा जी आपको मेरी खुशी में ना खुश होते हुए नहीं देखा, चाहे मेरे बच्चों की बर्थडे तक हो। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। 1-2 दफ़ा तो आप बड़ी परेशानी में आई, आपके अपने घर में मसला चल रहा था, लेकिन आप खुशी में ना सिर्फ शामिल हुई, लेकिन एक एक तस्वीर जो आपकी खिंची उसमें आपका एक मुस्कुराता चेहरा था। बिल्कुल ऐसे। तो किसी और के लिए खुश होना इतना मुश्किल क्यों है दूसरों के लिए? इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की जुगन, कि अगर हम लोग ये सोच लेना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। और दूसरी बात इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, जब उसने देना है तो उसी ने देना है, कोई और नहीं दे सकता।
अगर उसने नहीं देना तो फिर कोई भी आपको जो है वो नहीं वसीला बन सकता आपका। उसी ने वसीले बनाने हैं, उसी ने आपको रिस्क भी प्रोवाइड करना है, हर चीज़ जिसकी उसने ज़िम्मेदारी ली हुई है। तो किसी को टॉन्ट करना कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ये आपका चेहरा जो है ना वो ही सब कुछ बता देता है। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कि ताना जी या वो जो कहते हैं ना सड़ियाँ, वो बंदा मारता है जो या तो जेलस है बिल्कुल या आपसे नफरत करता है। नफरत बड़ी स्ट्रॉन्ग एक टर्म है। जी ज़्यादातर कोई बहुत प्यारा होगा बिल्कुल तो उसकी खूबसूरती पे कमेंट करने के बजाय कहें हाय इतना तुम्हारा प्यारा चेहरा था, इतना डल क्यों हो गया तुम्हारा मुंह। बिल्कुल। अच्छा, कोई खाती उनका नेचर बहुत होगा, बड़ी हंसमुख होगी, बड़े पॉजिटिवली लोगों से चलती होगी, उसको जाके कहीं को कोई बंदा कह देगा आए हाय इतनी मोटी हुई भी हो, थोड़ा वजन तो कम कर लो। किसी ऐसी चीज़ को पॉइंट आउट कर देंगे कि किसी की खुशी को बर्बाद कर देंगे। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक भी यही है और इसी पे हम आगे जाके बात करेंगे। व्यूअर्स, मैंने कहा जुम्मे का बाबरकत दिन है, आज थोड़ा सा देखें हम क्यों सिर्फ मज़हब या अल्लाह ताला से करीब होने की बात रमज़ान में या मुहर्रम में या ईद मिलादुन्नबी हो गया या शब बारात हो गई, मतलब सिर्फ इन मौक़ों पे क्यों करते हैं। हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन तो हमेशा रहना चाहिए। तो जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा मौका लम्हा आए तो हमें भी फिर इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए और फिर जो उसकी एक अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट है उसे भी हमें पूरा करना चाहिए। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद किचन में आज शेफ़ तैयबा क्या लजीज़ चीज़ बना रही हैं वो भी हम जानेंगे, एंड देन आगे जाके कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हसद और जेलसी से जो नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में क्रिएट होती है, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे, कलाम भी सुनेंगे, वीकेंड की तरफ एक पॉजिटिव नोट में जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने सोचा कि शायद आज एप्रन के बगैर गुजारा निकल जाएगा, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि जब शेफ़ तैयबा होती हैं तो फिर बहुत काम करवाती हैं। मुझे आपका कुकिंग का पैशन नज़र आता है ना। नहीं, कुकिंग का पैशन नहीं आपको नज़र आता, आपको मेरा फैशन नज़र आता है और आप उस फैशन पे एप्रन चलवा देती हैं। अच्छा जी, हाँ जी। ये तो दुपट्टे के साथ एप्रन बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, ये तो बड़ा अच्छा सेट होता है, बंदा बिल्कुल फिट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अच्छा, आपने मुझे प्याज गोल्डन ब्राउन करके देना है और आज हम बना रहे हैं हैदराबादी रेड चिकन। कभी नहीं नाम सुना रेड चिकन का। हैदराबादी दाल खाई है, फेमस रेसिपी है। अच्छा जी, जिस तरह हम लोग जो हैं वो कोरमा होता है ना हमारे यहाँ, एक स्पेशल चीज़, इस तरह उनके ये हैदराबाद की जो है ये बहुत फेमस डिश है। और यहाँ पे क्या यहाँ पे हम इसमें अदरक लहसुन ये साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। मैं उतनी देर चिकन जो है हमारा मैरिनेशन ज़रूरी है, पहले उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जी बिल्कुल इसमें बाकी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी और बाकी अभी मसाले जो चीज़ें मैं आपको सारी बताऊँगी वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेशन के लिए। धनिया पाउडर डाला इसमें मैंने, लेमन जूस ऐड करूँगी, इसके साथ यहाँ पे चिली सॉस है वो मैं ये नट्स बीट करने हैं जी नहीं, ये हो गए हैं, ये पेस्ट बनाई हुई है मैंने, ये है काजू, खशखाश है और उसके साथ खोपरा है। उसको इनको मैंने भिगोया हुआ था सारी रात और उसके बाद जो है फिर इसको मैंने दूध के साथ ब्लेंड कर लिया। अभी ये थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर ग्रेवी में ऐड होने की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ भी ऐड कर देंगे इसको। ये ऐड कर दिया, थोड़ी सी इसमें क्रीम जाएगी और इसके साथ यहाँ पे मेरे पास टमाटो प्यूरी है, थोड़ी मैंने रखी है अपनी ग्रेवी के लिए और थोड़ी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ दही है, ये तकरीबन 1 कप है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सारा नहीं अभी ऐड करेंगे हम। अच्छा, अब इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है, और इस तरह मिक्स करेंगे कि हम इसको प्रेस करेंगे चिकन को ताकि अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ आपको पता है हमारे पास मैरिनेशन के लिए टाइम कम होता है, तो इसको अच्छे से हम इसको रब करेंगे चिकन को इस मैरिनेशन के साथ। और आपने देखा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, इसमें कश्मीरी मिर्च भी है, तो ये फ्लेवर्स जो है ना इनको हमने बैलेंस रखना है, क्योंकि मैंने इसमें चिली जो है सॉस उसका भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये मैं अनियंस निकाल लूँ? जी जी जी, हाँ जी।
और इस ऑयल का, अच्छा, और हमारा अब ये प्याज भी होगा, ये हाँ जी, हमारा ऑलमोस्ट हो गया है वो भी। हमने अदरक लहसुन भी अपना फ्राई कर लिया है, और बेसिकली अनियंस को ऑयल से निकालना था ना। जी। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है? इसमें हम ये पेस्ट ऐड कर देंगे और ये ज़रा तब तक इसका जो वाटर है वो ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ले जी, जी मैंने कहा तब तक हम इसका अच्छा। मसाला बना लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। मीनवाइल ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें फिर हम चिकन ऐड करेंगे। अनियंस को निकाल लेते हैं। अनियंस भी साढ़े फ्राई, एक्स्ट्रा फ्राई हो गए। व्यूअर्स, हैदराबादी चिकन के लिए हमने चिकन 1 किलो लिया है, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, तेल हस्बे ज़रूरत है, दही 1 कप है, क्रीम आधा कप है, कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, टमाटर की प्यूरी 1 कप, खसखस 2 खाने के चम्मच, काजू 3 खाने के चम्मच, खोपरा 3 खाने के चम्मच। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी चिकन मैंने आपके सामने मैरिनेट किया है और इसमें सारे वही स्पाइसेस हैं जो इसमें अभी सिर्फ हमने इसमें जो है वो हाफ़ जो मैंने आपको पेस्ट बताई है काजू की और ये सब चीज़ें ऐड करके इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट ज़रूर करें आप। उसके बाद यहाँ पे वॉक में हमने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, साबुत गरम मसाला डाला है और उसके साथ जो है हमने टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने हाफ़ इसमें ऐड की थी चिकन के अंदर और हाफ़ जो है वो हमने ग्रेवी के लिए ऐड कर दिया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैं सफाई कर रही हूँ। द रीज़न आई एम डूइंग द सफाई व्यूअर्स इज़ बिकॉज जब मैं फ्राई कर रही थी तो साइड पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल गिर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ऑयल चूल्हे के साथ गिरा हुआ होता है तो यू मस्ट ड्राई, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उस तेल को अगर आग लग जाए ना तो पूरा आपके किचन को आग लग सकती है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा हो गए थे ब्राउन, कुछ कम हो गए थे, तो मैंने वो जो कम वाले हैं वही हम ऐड करेंगे क्योंकि वो जी फ्राई करते करते वो जब मैं चीज़ें संभाल रही थी, सही। ये ज़्यादा डार्क है, ये इज़ नॉट ओके। ये जो लाइट वाला है, दिस इज़ द कलर दैट वी बिल्कुल ऐसे नीड। ही। अच्छा, और अब यहाँ पे जी, क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है और इसमें जो है फिर हम ये चिकन सारा ऐड कर देंगे और इसमें क्योंकि दही भी है और हमारी टमाटो प्यूरी भी मैंने हाफ़ ऐड किया तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इसमें, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिल्कुल एंड में जो है वो हमने इसमें प्याज ऐड करना है और उसके साथ जो है पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, इसको हमने थोड़ी मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। और बाकी ये जो खसखस का पेस्ट वो मैंने आपको बताया था, काजू खसखस और खोपरा, इसको हम थोड़ा सा इसके साथ ऐड कर देंगे बस और दम पे ये कुक होगा। ये ऑयल काफ़ी है या थोड़ा सा अनियंस का भी ऑयल इसमें नहीं डलेगा, थोड़ा सा ऑयल डलेगा? ठीक हाँ है, जी। ठीक है। तो ये क्योंकि देखिए वो ऑयल हमारे पास ऑलरेडी है, बिल्कुल। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। ये ले जी। माई पॉइंट इज़ कि चीज़ों को रीयूज़ करना इज़ अ बेटर आइडिया। अच्छा, ये क्या क्या है? ये तो हमारे पास गार्निश के लिए खोपरा है और इसके साथ काजू है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा, आप कह रही हैं कि पानी को ड्राई करना। जी बिल्कुल, ड्राई करके फिर इसमें जो है वो हम ये चिकन ऐड कर देंगे और इसको फिर थोड़ा सा भुनाई करके इसकी फिर इसको हम कवर कर देंगे प्याज ऐड करके। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ये इसमें दूसरी चीज़ों के बनस्पत डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इसमें ये है, एक तो इसका जो कुकिंग मेथड होता है ना वो हम चेंज करते हैं तो फिर उसका फ्लेवर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब आप देखें कोरमे में भी सेम इसी तरह चीज़ें जो हैं वो हम लगा देते हैं दही के साथ मसाले ऐड करके, या तो चिकन में लगा देते हैं या फिर हम जो है चिकन फ्राई करके उसमें फिर वो चीज़ें ऐड कर मतलब देते इससे हैं। हैदराबादी टच कहाँ से इसमें इसमें हैदराबादी टच ये है कि देखें ना, ये चीज़ें खोपरे का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनकी ग्रेवीज़ के अंदर हम नॉर्मली नहीं करते। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया श्रीलंका में भी बहुत होता है, बिल्कुल। अब इसमें जो मल्टीपल हमने चीज़ें ऐड की हैं, जैसे खोपरा है, खसखस है और उसके साथ मैंने काजू का पेस्ट ऐड किया है, तो ये उसको एक रिच फ्लेवर देगा जहाँ से हमारी रेसिपी जो है चेंज होती है। टोस्ट नहीं होएगा क्या? ये जो बनाया है नहीं, ये टोस्ट किस नहीं स्टेज होगा। पे डलेगा? ये अभी तो मैंने मैरिनेशन में ऐड किया है ना, हाँ। उसके बाद थोड़ा सा हम जो है वो जिस वक्त प्याज ऐड करेंगे ना उससे थोड़ा सा पहले ये मिक्सचर इसमें से ऐड कर देंगे। बिल्कुल तो बेसिकली ये चीज़ें इसका फ्लेवर जो है वो कोरमे से डिफरेंट करती हैं, क्योंकि आपको पता है कोरमे में हम इलायची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लौंग का भी इस्तेमाल हो रहा है, कोरमे का खड़े कलर भी मसाले बहुत बहुत डार्क होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लाल है। हाँ जी। तो ये कितनी देर कुक होगा? बस ये हो गया ऑलमोस्ट। अब इसमें आप चिकन ऐड कर दें। विद एक एक करके या टोटल? नहीं, टोटली ऐड कर दें क्योंकि इसी के साथ ही कुक होना है ना, हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। और देखें ना, चिकन का तो एक ये सबसे बड़ी बात ये है व्यूअर्स के चिकन जो है वो आपका मतलब
इस तरह से आप इसको कुक कर सकते हैं। मटन बीफ वगैरह में थोड़ा सा भुनाई वाले इश्यूज होते हैं, बिल्कुल, बट चिकन की क्योंकि स्मेल का इतना इशू नहीं होता, और अगर आप भुने में मसाले में डाल दें तो उसका बेनिफिट ही होता है। मैं तो कहती हूँ कि भाई एक कतरा भी मसाला, ये स्पैचुला मैं रेकमेंड करती हूँ हर किसी को कि ज़रूर आप लोग लें। अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि अपनी तरफ से हमने सब डाल दिया था, ये देखें ये मज़ीद इसमें से मसाला निकल रहा है। असल में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको बताए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। जब आपका पैन के अंदर कुछ रह जाता है बिल्कुल, तो उसका फिर इशू ये होता है कि वो चीज़, तो इसने बेसिकली फिर अपने इसी तरह ग्रेवी में कुक होना है जी, और बस दैट्स इट। और ये सर्व किस चीज़ के साथ होगा? सर्व इसको आप देखें, फिर वही मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसी कोई स्ट्रिक्ट उसमें वो चीज़ें नहीं होती, जो चीज़ आपको पसंद है। अगर आप नान पसंद कर रहे हैं और राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने अपनी चॉइस, अपनी पसंद देखनी है। आप अभी भी देखें ना व्यूअर्स कि इट्स का रेड कलर्ड सालन जी, इट्स नॉट जिस तरह नॉर्मली डार्क ब्राउन कलर का सालन होता है वो नहीं। बिल्कुल। अभी थोड़ा सा और ये मज़ीद बेहतर होगा जब इसमें हम अनियंस ऐड करेंगे और ये कुक होगा, थोड़ा ड्राई होगा, तो फिर जो है ना ये और इसका कलर बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स एवरीबडी वी ऑलवेज टॉक अबाउट आईटी एंड द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर पिछले दिनों एक सवाल आया, 2-3 सवाल हमारे पास आए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सवालों को एक्यूमुलेट करके फिर अप्रोप्रिएट गेस्ट को बुला के अवाम के, अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सो वैसे तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग एट होम पे, एंड आप हमारे जहाँ पे पोस्ट भी लगे हुए होते हैं हमारे मॉर्निंग एट होम का जो इंस्टाग्राम का हम पीटीवी होम पे अपना लगाते हैं, तो आप उसके नीचे भी अगर कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हों तो हमसे कर सकते हैं। वैसे अगर फेसबुक के ऊपर आप हमें डीएम करके अगर कोई आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज हों तो आज भी उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस एंड क्वेरीज कवर करेंगे जो हमें काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। राइट, सो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गेस्ट भी साथ होंगे, किचन में भी मामला चल रहे होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स हमने जेलसी और हसद पे भी बात करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आईटी की दुनिया के एक ऐसे जीनियस है जो साल में एक दफ़ा ही हमारे हाथ लगते हैं, और जब लगते हैं तो फिर हम इनकी जान नहीं छोड़ते। तो हमारे साथ एक आईटी एक्सपर्ट एंड एक ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट है। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनको कंपनीज हायर करती हैं अपनी डिजिटल दुनिया के अंदर प्रेजेंस को सॉलिड भी करना और सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुंचाना, उनको टारगेट करना। ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब जो इंसान, अगर आप एक जगह पे फॉर एग्जांपल पहुंच गए, अब वहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ग्लास सीलिंग को हिट कर जाते हैं, उनको क्रॉस नहीं, उसको सरपास करना नहीं आता। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है दुकानों में बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको ऑनलाइन की समझ ही नहीं आ रही होती। अब अगर 80% काम जो है उनको रिटेल से मिल रहा है, दुकानों से, रिटेल से, तो 20% जो एक बहुत बड़ा चंक है जो घर बैठ के लोग करते हैं, वो ऑप्शन ही उनके पास नहीं होता क्योंकि समझ ही नहीं आती। अभी भी लोग हैरान हो जाते हैं, हाय वेबसाइट कैंज बनाएंगे, जबकि व्यूअर्स अब तो मेरे जैसा बंदा भी बैठ के कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आईटी की, करेक्ट इन्फॉर्मेशन की और एआई को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की। तो आज हमें एक ऐसी पर्सनालिटी जो पर्सनल लेवल पे भी बड़ा काम करते हैं एंड देन बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, उनको हेड कर रहे हैं फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव, जीशान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जीशान। वालेकुम अस्सलाम। और आप उस कंपनी के साथ अब काम कर रहे हैं जिनके साथ मैं भी एज अ होस्ट एंड एज अ कॉर्पोरेट फेस 1-2 दफ़ा काम कर चुकी हूँ। सो मुझे पता है कि वो लोग एवं ही नहीं किसी को लेके आते अपने पास अनलेस अगले का कैलिबर वो हो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ग्रुप। उसके अंदर एक नहीं बहुत सी चीज़ें आती हैं। खैर, वी नॉट टू टॉक अबाउट द ग्रुप। व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि कोई अगर आपकी तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहता है तो वो कैसे बने। अब देखें, हर बंदे की वो वाली आईटी की नॉलेज नहीं होती, सब कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो एआई, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस से आगाज़ करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया अब उलट गई है।
अब पहले ऑनलाइन काम शुरू होता है फिर रिटेल में जाते हैं। हो ये रहा है कि जो रिटेल में लोग आए हुए थे उनको ऑनलाइन में नहीं आना आ रहा और बहुत से लोगों को काम शुरू नहीं करना आ रहा। तो बहुत से टैलेंटेड लोग इस वक्त कैमरे के उस पार टीवी पे हमें देख रहे हैं, अपनी फ़ोन की स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि एआई और बिज़नेस, चले ऑनलाइन ही बिज़नेस, एआई और बिज़नेस का क्या आपस में कनेक्शन है आज की दुनिया में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जुगन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग जो हैं वो थोड़े तज़ब्ज़ुब का और खौफ का शिकार हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, मगर अगर हम एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले अगर आपको बिज़नेस शुरू करना होता था तो आपको एक कसीर सरमाया चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करेंगे, फिर प्रोडक्ट का बंदा लेंगे, उसके बाद वो आपके लिए सिमुलेशंस और बिज़नेस स्टडीज़ बनाएगा, बिज़नेस केसेस बनाएगा, फिर अब मार्केटिंग करनी है तो आपको फिर पूरी टीम एक हायर करनी है। तो उसका एक सर्टन कॉस्ट थी जो एआई की वजह से अब वो नेग्लिजिबल हो गई है। अगर आपने रिसर्च करनी है, अगर आपको ठीक तरीके से एआई को इस्तेमाल करना आता है, कोई भी टूल आप उस पर अपनी इनपुट दीजिए, वो आपको एक बेसिक लेवल की रिसर्च निकाल के दे देगा, फिर आप अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस, अच्छा लोग ये सोचते हैं कि अब एआई हमारे लिए सोचता है। अच्छा, ये बात प्लीज़ क्लियर कर दें, यही चीज़ इतने लोगों को मरवा रही है कि समझ नहीं आ रही। देखिए, 3 तरह की अप्रोचेज़ हैं जो आज की, जो मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा आपके, कि एक है ऑस्ट्रिच अप्रोच एआई की दुनिया में। ये वो अप्रोच है कि जो लोग एआई को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते और उन्होंने, वो कहते हैं ना शुतुरमुर्ग जो है जब ख़तरा होता है तो वो रेत में सर दबा लेता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनमें से एक थी। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ज़ीशान कुरैशी साहब से लास्ट ईयर मुलाकात करने के बाद जब आपने कहा ना चुगन एआई बहुत आसान है, आपने मुझे ब्रेक में भी गाइड किया था, शायद आपको याद नहीं होगा। आपको पता है कि मेरी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन टिकटॉक हैज़ गॉन अप सो मच। मेरी अपनी 2 ब्रांड्स भी हैं, उनको तो फ़ायदा हुआ सो हुआ। लास्ट ईयर से अब तक मेरी 2.3 मिलियन पे चली गई है इवन इंस्टाग्राम की फॉलोइंग, माशाल्लाह, व्यूअर्स विद द हेल्प ऑफ एआई। एआई सिर्फ आपको एक शक्ल बना के कुछ नहीं करता है, एआई बताए ना अच्छा, उनको इस तरह बताया जैसे आपने मुझे बताया था, ताकि बहुत से लोग भी खुद मुख्तार हो जाएं। एक है ज़ीलट अप्रोच कि आप बहुत ज़्यादा रिलाय करें एआई के ऊपर कि हर चीज़ ही एआई कर देगा। तो देखिए, एआई में वो कहते हैं कि योर रिज़ल्ट इज़ एज़ गुड एज़ योर इनपुट इज़। जितना अच्छा आप इनपुट देंगे उतना अच्छा एआई आपको आउटपुट देगा। भाई बच्चे को आप जितना अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसकी उतनी अच्छी तरबियत करेंगी, उतना ही आपका बच्चा जो है वो सॉलिड निकलेगा। एआई बेसिकली एक बच्चा है जो जीनियस है, हाँ, आपने उस बच्चे को गाइड करना है। अब इसमें हम जो अप्रोच रेकमेंड करते हैं एज एक्सपर्ट्स वो ये है सेंटोर अप्रोच। सेंटोर अगर आप जानते हो तो ये एक 2 माइलाई कैरेक्टर है जो कि आधा घोड़ा होता है, हॉर्स बॉडी एंड ह्यूमन हेड। तो अब हॉर्स बॉडी से मुराद क्या है? ताकत, दौड़ सकता है, तेज काम कर सकता है, हॉर्स पावर है उसके अंदर। और जो ह्यूमन माइंड है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि उसमें जहानत है, उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें इमोशनैलिटी है, उसमें टेस्ट है, उसमें डायरेक्शन है, उसमें जजमेंट है। ये दोनों चीज़ों का मिलाप होगा तो यू विल बी एबल टू क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो ना ही आपने इसको बिल्कुल अवॉइड करना है और ना ही इसके ऊपर 100% रिलाय करना। आपको एक सेंटोर अप्रोच चाहिए कि आप उसकी हॉर्स पावर को, क्योंकि एआई आपका काम आसान कर देगा, मगर आप ये समझें कि एआई सब कुछ कर देगा, ये भी गलत है। क्योंकि हो सकता है कि एआई गलतियां भी करता है, तो आपको उसको वेरीफाई करना है। और उसके बाद जो आप इनपुट दे रहे हैं वो कितनी अच्छी है, आप उसको, जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि बच्चे को जितने अच्छे तरीके से समझाएंगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हर पोस्ट या हर चीज़ जो आपने क्रिएट करनी है व्यूअर्स, उस पे आपने उस जो बना रहा है उसकी गाइडेंस भी करनी है और उसकी तरबियत। I'll give an example। अब मुझे लिखने का बहुत शौक है, लेकिन अक्सर मैं चीज़ें लिखती थी तो मुझे अजीब सा लगता था कि मैं अपने फ़ोन से ना किसी ब्लैक चीज़ की तस्वीर लूँ फिर उसके ऊपर उसको लिखूँ। मुझे लगता था कि उसका विजुअल अच्छा नहीं आता, राइट। तो मैंने क्या किया कि एक दिन एवं ChatGPT का एग्जांपल दे देती हूँ, उस पर मैंने जो है ना एक चीज़ लिखी और मैंने कहा आई वॉन्ट टू मेक एन इंस्टा, वो उस पर क्रिएट इमेज का आता है, क्रिएट इमेज को मैंने किया। मैं आपको बड़ी बच्चों वाली अभी बात बता रही हूँ।
लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जिसका अपना बच्चा 20 साल का है, वो एआई यूज़ करने वाले लोग हैं, अगर मैं भी इस स्टेज पे आके सीख सकती हूँ तो मेरे घर पे बैठे हुए बहनें कैसे नहीं सीख सकती, मेरे घर पे बैठे हुए भाई किस तरह नहीं सीख सकते, मेरे बच्चे किस तरह नहीं सीख सकते। तो उसने जब एक इमेज बनाई, उसने अल्फाज बदल दिए, तो मैंने फिर उसको प्रॉम्प्ट दिया कि नो, मेक इट as it use is, the words that I have used, True. create an intriguing बैकग्राउंड। फिर मैंने उसको 2-3 कलर्स बताए कि इस कलर थीम में करो, और एक रेफरेंस की तस्वीर भी डाली। फिर उसने वो तस्वीर बनाई जो आप चाहती जो थी। मैं चाहती थी। हुआ सिर्फ आसान ये कि मुझे जाके किसी फोटोशॉप टाइप चीज में कुछ बनाना नहीं पड़ा, किसी आपको टूल सीखना नहीं पड़ा, आपको सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करके और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके यू कुड गेट द बेस्ट रिजल्ट। जैसे अक्सर सीईओज कंपनीज के जानते हैं काम को करना, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन्होंने अपने सिपाही, अपने जो लोग जनरल मैनेजर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इन लोगों को रखा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर ने कि भाई आप ये चीज़ें करें, मैं आपको क्यों दे दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। लेकिन एंड में देखना एमडी नहीं है। देखिए ओवरसाइट तो जो है वो डिसीजन मेकिंग तो ह्यूमन माइंड ही है ना, तो वो जो आप जिस तरीके से उसको डायरेक्ट करेंगे, एआई उस तरीके से रिस्पॉन्ड। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस देता है या 3 ऑप्शन देता है। ये मैं आपके नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो आपका एआई है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आपने अपना एक अकाउंट बनाया, एक तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना एज अ गेस्ट, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करें। आप अपना प्रॉपर अकाउंट बनाइए और उसके बाद वो देखें जो LLM है, जिसको हम लैंग्वेज मॉडल जो इसका चैट जीपीटी है या क्लॉड है या कोई भी और कैनवा एआई है, आप रेकमेंड क्या करते हैं? जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन देखें, हर टूल की अपनी एक अफादियत है। ठीक है। अगर आपको बिजनेस थिंकिंग की ज़रूरत है या आपको रिसर्च करना है तो चैट जीपीटी इज़ बेसिकली गुड, दैट्स फाइन फॉर मी। अगर आप बहुत एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर कोई सिमुलेशन या बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं या बहुत इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो क्लॉड इज़ वेरी गुड। ठीक है। अगर आपने कंटेंट बनाना है, वीडियोस बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है तो कैनवा एआई या मिड जर्नी इज़ वेरी वेरी गुड। चले गाइस, अब आपको ये 3 नाम मिल गए। एक ये हमें देखिए, अब व्यूअर्स ये चीज़ें आपको 50 आप YouTube की वीडियोस देखते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन्होंने बड़े आसान से दरिया को कूजे में बंद कर दिया। एंड में हम एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर देंगे इन्हीं तीनों का आपकी यूज़ के लिए। अब एक बंदा है जी, वो अपना काम शुरू करना चाहता है, मर्द है औरत है, ले लेते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं सर, जैसे कि कॉस्मेटिक ब्रांड। देखिए आजकल बियर्ड ऑयल्स भी चल रही हैं, ख़वातीन की भी फनकारियों की क्रीमें श्रीमें चल रही हैं और बच्चों के भी ब्रांड चल रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो सब कैटेगरीज को कवर करती है, स्किन केयर, हेयर केयर। अब एक ब्रांड है, आप बताएं ज़ीरो से स्टार्टअप से लेके कामयाबी तक कि कोई इन्वेस्टर आकर इसको खरीद ले करोड़ों का। सही, जो एक स्टार्टअप है बेसिकली जो आप कह रही हैं, जो कॉस्मेटिक की फील्ड में है और वो उसको लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें देखें अभी तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान है कि वो सिंपल चैट जीपीटी या क्लॉड के ऊपर जाएगा वो, और पहले वो अपना एक कंपटीशन एनालिसिस क्रिएट करेगा कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस तरह की और प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में क्या अवेलेबल हैं, लोकल ब्रांड्स के अंदर और इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर। फिर उसके बाद वो ये देखेगा कि इसकी टारगेट मार्केट क्या है, टोटल मेरा एड्रेसेबल मार्केट साइज़। पहले देखें इसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सिर्फ ये समझने के लिए कि इस चीज़ की मार्केट कितनी है, कितने लोग इसको ख़रीदेंगे या ख़रीद सकते हैं या ख़रीदने की सकत रखते हैं। अब वो हर चीज़ डेमोग्राफिक्स के साथ आपको 2 मिनट में मिल जाती है। अब आपके पास एक बेसिक बिजनेस मॉडल आ गया। अब आप कहते हैं जी कि मैंने नाम रखना है अपने ब्रांड का, आपने नाम भी नहीं रखा। अब आप उसमें प्रॉम्प्ट डालेंगे, वो आपको 50 ऑप्शंस देगा। आप अपनी समझ के मुताबिक जो कैरेक्टर या जो पर्सनालिटी आप अपने ब्रांड की चाहते हैं उसके मुताबिक आपने एक नाम चूज़ किया। अब आपने लोगो डिज़ाइन करना है। अब लोगों के लिए पहले आप ख्वार हो रहे होते थे, ग्राफिक डिज़ाइनर को आप भेजते थे, वो आप कहते कुछ थे, वो बना के कुछ और भेजता था। आपको अगर टूल इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप मरहूने मिन्नत हैं डिज़ाइनर के। अब आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कैनवा एआई में, मिड जर्नी में कि मुझे ये बना के दो, वो आपकी सोच के मुताबिक जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं उस पर वो आपको 5-10 ऑप्शन दे, आपने एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया। अब आपके पास रिसर्च आ गई, एड्रेसेबल मार्केट आ गई, मार्केट साइज़ आ गया, आपके पास ब्रांड नाम आ गया, ब्रांड का लोगो बन गया। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसकी पैकेजिंग बनानी है कि ये प्रोडक्ट जो है ये जब डब्बे में डलेगा तो ये दिखेगा कैसे।
पहले उसके लिए प्रूफ रीडिंग्स होती थी, आप गत्ते जोड़ जोड़ के डब्बे बनाते थे, उनको प्रिंट करते थे, उसके ऊपर फिर वो हाथ से वो ग्राफिक डिज़ाइनर करके उसकी फ़ोटोग्राफी करता था, उसमें कई दिन कई हफ्ते लग जाते थे और कॉस्ट भी लगती थी। और ये अब एक दिन में ये सारा काम हो गया। अब शाम तक जी, शाम तक आपके पास जो है, एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए हैं, तो वो अब अगर वो सारे 5 लगा लाख इसी पे लग जाएंगे, वही वाली बात है ना, घर बनाना है, सारे पैसे आर्किटेक्ट को नक्शे के दे दिया, अब आप बैठ गए वहां पे कि हुन मैं की करा। अच्छा, अब आपके पास पैकेजिंग का डिज़ाइन आ गया, आपके प्रोडक्ट आ गई, नाउ यू आर रेडी टू गो टू द मार्केट। अब आप कहते हैं जी मैंने कंटेंट बनाना है इसका। अब कंटेंट के लिए पहले क्या होता था, आप मॉडल्स हायर करते थे, अगेन उनको वेरी पकड़ाते थे, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, फिर आप फोटोग्राफर हायर करते थे, आप पूरा क्रू ला के लेके आते थे, तो वो आपकी सिर्फ फोटोग्राफी करता था। अभी हम कोई वीडियो कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, आपने अगर फोटोग्राफी करनी है, मिड जर्नी के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल कि यार इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, वो हर तरह की शेडिंग, हर तरह की कलरिंग, हर तरह की एनवायरनमेंट में आपको आपका वो प्रोडक्ट ऐसे लगता है कि जैसे किसी टॉप 10 यूरोपियन या यूएस एजेंसी ने आपके लिए शूट करके दिया है। उसके बाद अगर आपको वीडियो कंटेंट बनाना है तो नाउ एआई कैरेक्टर्स आर अवेलेबल, आपको किसी मॉडल को हायर करने की ज़रूरत नहीं, उसको पैसे देने की। ओ भाई, आप एआई में अपने आप को ही एक कैरेक्टर बना सकते हैं, और उससे ज़्यादा एथिकल क्या है। देखिए आपके पास अपनी ज़ात के तो कॉपीराइट है ना। हाँ। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं जुगन हूँ जी, आई थिंक आजकल कोई गारंटी नहीं है कल की, लेकिन आज के दिन में जुगन ही हूँ। तो मेरे से कल ही परसों बल्कि कोई बंदा बात एक पर्सनैलिटी से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि जी हम एक एआई फिल्म बनाना चाहते हैं, एथिकली बनाना चाहते हैं, उसमें एक कैरेक्टर हम आपको बनाना चाहते हैं, आपकी लोकल लाइक। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा अब ये क्या होगा, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपकी इजाज़त है, आपको उस हिसाब से पे भी किया जाएगा, व्हाटएवर। तो मैंने जहन में सोचा कि ये तो चलो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं जो अपनी ब्रांड्स की हर वीडियो खुद शूट करती हूँ, मैं एआई का भी तो अपना ही जुगन का कैरेक्टर बना के यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको एक बहुत हर बार मेकअप लगाओ, हर बार वो करो। अब मैं यहाँ पे जब रोजी रोटी ये कमा रही हूँ, उस दौरान एआई पे मेरी चीज मेरी टीम बना के अपलोड करी है मेरे ब्रांड्स पे। आवाज तो मेरी है, बात तो मेरी है। ये सही कहा कि गलत? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताऊं कि कंटेंट की दुनिया अगले 5 साल में इतनी जुगन चेंज हो जाएगी कि आप अभी देखते हैं ड्रामों का दौर है, लोग ड्रामे देख रहे हैं, फिर एक ऑप्शन ये आएगा जिस तरह वीडियो गेम्स की तरह कंटेंट बनेगा। मुझे ये एंडिंग पसंद नहीं आई, मैं ये चाहता हूँ कि ये एंडिंग चेंज हो जाए। हाँ, ये ना करे तो ये ऐसे हो जाए। अभी ऐसा होने जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। आप चाहते हैं कि ये कैरेक्टर इस एपिसोड में मर गया था, ये ना मरे, ये चलता रहे, तो क्या ऑप्शन होगा? एंड पीपल विल ये यकीनन जेन ज़ी की हरकत होगी। दिस इज ये हर वक्त अपनी एंडिंग चेंज करना चाहते हैं। 2028 में आप ये देखेंगे कि दिस विल बी द मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, सॉट आफ्टर एक्टिविटी इन कंटेंट के कंटेंट कस्टमाइज हो जाएगा। आपकी अपनी जो ज़रूरत है, आपकी अपना जो मूड है और आपकी अपनी जो सोच है, उसके मुताबिक आप कंटेंट देख सकेंगे। ये इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली है। आप देखिए तो अभी जो कंटेंट का दौरानिया है वो सुकड़ता चला जा रहा है। पहले 1 घंटे की ड्रामा होता था, फिर 45 का हुआ, 30 का हुआ, अभी नाउ 1 एपिसोड इज़ 1 मिनट। 60 मिनट्स का वो पूरा सीजन बनाते हैं। और फिर और भी लोगों की रिटेंशन अब few years ago I was saying 50 seconds, it's 8 seconds now. जी, राइट सर? यस। 8 सेकंड की बंदे की आपने ग्रैब कर रिटेंशन लिया, है। उसको तो कर लिया। वीडियोस देखो जी, जाके वीडियोस देखो आप लोग जो अपनी अपलोड करते हैं, जब उसकी इनसाइट्स में आप जाएंगे तो देखिएगा कि आपकी अक्सर बहुत हिट वीडियो भी 8 सेकंड पे पीक करेगी और वहां से पड़क करके नीचे जाना शुरू हो जाएगी। लोग 8 सेकंड से ज़्यादा देखना ही नहीं चाह रहे। यस। तो वो पिछले दिनों में एक ट्रेंड चल रहा था ना, 1 सेकंड वीडियो, कि वो एक बस एक आता है और 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ व्यूज़। तो अभी अनफॉर्चुनेटली एक ये भी ट्रेंड हो गया है कि मीनिंगफुल कंटेंट का जो मकसद है उसको आप कैसे उजागर कर सकते हैं। तो बिकॉज इसी मेरे जैसा बंदा बहुत स्ट्रगल करता है। देखिए, you're a younger generation than me. Being older than you, I'll tell you one thing, ज़ीशान, मेरे जैसे बंदे के लिए ना कोई चीज़ को बेतुका देखना समझ नहीं आती। हम लोग पर्पस बेस्ड वॉचिंग करते थे। पर्पस से मुराद ये नहीं, अगर ड्रामा भी देख रहे हैं तो रिलैक्स होने के लिए देख रहे हैं। ड्रामा इसलिए नहीं देख रहे कि एंड में उसकी हम कहानी को चेंज कर दें। इतना अगर दिमाग चलाना है तो फिर हम ड्रामा क्यों देख रहे हैं? सो द पॉइंट इज, मुझे लग रहा है कि ब्रेन एआई की वजह से ओवर यूज हो रहा है और मुझे लग रहा है फिजिकल एग्जॉशन से ज़्यादा हम लोग मेंटल एग्जॉशन का शिकार बन जाएंगे। हाँ, एआई ने काम कम किया, लेकिन देखें बढ़ाया भी।
अच्छा नहीं, अब उसमें देखें दो चीज़ें ना कि एक तो हमारी स्क्रीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है कि अब हाँ, जिस तरह मैंने कहा ना कि जीलट नहीं बनना आपको कि आप हर चीज़ ही एआई के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर से नया ट्रेंड क्या आने वाला है कि अभी तो एआई इज़ वेब बेस्ड, यू हैव टू गो ऑन एन एप्लीकेशन, यू हैव टू राइट। क्या होगा कि अभी एजेंट्स, एआई एजेंट्स आने शुरू होंगे जो आपकी शख्सियत के मुताबिक कस्टमाइज़ होंगे। अभी एक ब्रांड है जो कि इसी साल के एंड में एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर एआई एजेंट इटसेल्फ एम्बेडेड होगा। अब क्या होगा, वो आपका एक इंटर्न या एक डिजिटल असिस्टेंट जो सही मानों में असिस्टेंट हो, अभी जो एआई है वो उसका ट्रू पर्सपेक्टिव हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, आप उसको साथ ट्रेन करेंगे और उससे बातचीत करते रहेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी आयरन मैन, उसमें वो जो आयरन मैन है वो हार्वेस्ट बनाता है कि वो उससे बातें करता है, वो उसका एक असिस्टेंट है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क्स जो है वो उसके साथ कर रहा है। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी विद मोबाइल फ़ोन्स नाउ कि आपके फ़ोन के अंदर एआई एजेंट होगा, आप उसको कहेंगे कि मुझे आज, और जेमिनाई और फुफ्फो और चाचू का क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन ऑफ दैट होगा ना। वो एआई एजेंट जो होगा वो Can I be very honest, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, मेरे जैसे बंदे को इरिटेटिंग लगते हैं। आपको अभी क्योंकि करना पड़ रहा है, जब आप कॉन्वर्सेशन बेसिस के ऊपर आ जाएंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। आप चलते चलते कह रहे हैं कि मुझे लगता है मैं किसी को डांट रही हूँ। मुझे जब उसको कहती हूँ ना, मुझे लगता है मैं डांट रही हूँ। चैट जीपीटी फिर भी तमीज में, वो बेचारा सहमा ट्रेन वो सहमा ना बेचारा एक चूजी सी आवाज में आपसे बात कर रहा होता है, बंदा कहते हुए भी शर्मिंदा हो रहा था। एक दो दफा तो मैं प्लीज थैंक यू सॉरी पे आ चुकी हूँ, अब तो मैं चैट जीपीटी के साथ भी। तो अभी होगा ये कि ये एजेंट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एप्लीकेशंस होंगे, जिसमें चैट जीपीटी भी है, क्लाउड भी है। वो ये देखेगा कि इस वक्त मुझे किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की रिसोर्सेज अवेलेबल है ना आपके सामने, और फिर आप उसको कहते हैं कि मैं सुबह उठूँगा 8 बजे, मुझे उठा दो, मेरी इतने बजे मीटिंग है, ये मीटिंग बुक कर दो, मैंने मूवी देखने जाना है अपने बच्चों के साथ तो मूवी के टिकट्स बुक कर दो, या मैंने फ़लाने रेस्टोरेंट में जाना है उसको कॉल करो और वहाँ पे मेरी रिजर्वेशन करवा दो। अगर नहीं होती है तो सारे पर्सनल असिस्टेंट्स की नौकरियां ही खत्म जी, पूरे दुनिया के पर्सनल असिस्टेंट फारे। अब ये इसके ऊपर आते हैं कि ये समझा जा रहा है कि एआई विल डिमिनिश जॉब्स। देखिए, एआई की वजह से जॉब्स, रेपिटेटिव जॉब्स ख़त्म होंगी, ठीक है, वो जॉब्स ख़त्म होंगी जो बहुत आसान हैं और जो इंसान डेटा एंट्री करता है और बाकी चीज़ें, इन चीज़ों की जो जॉब्स हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी। मगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जॉब इस वजह से ख़त्म नहीं होगी कि एआई ने आपकी जॉब ले ली। आपकी जॉब वो बंदा ख़त्म करेगा जो एआई को आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन कंपैटिटिव एज जो है वो एआई को चाहिए ही चाहिए है। यू अंडरस्टैंड? वो अगर नहीं होगा तो एआई फ्लरिश नहीं कर पाएगा। Which is why एंड में जो बात आ जाती है कि हर बंदे को एटलीस्ट बेसिक लेवल पे एआई से रिलेटेड यूज करने में कंफर्टेबल। मैं जुगन कहूँगा बेसिक नहीं, अभी बेसिकली लोगों को ये समझते हैं कि शायद एआई उनका कंपटीशन है। नो, एआई शुड बी योर कंपेनियन। सो देन आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली वो लोग जो इनसिक्योर हो रहे हैं, एंड में प्लीज़ एक मैसेज दें। जी, मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि एआई बेसिकली इज़ नॉट योर कंपटीशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं आपको अगले 6 महीने के लिए एक जो आपको रिकमेंडेशन देता हूँ कि कोई एक टूल यूज़ कर लीजिए आप, चैट जीपीटी, क्लाउड, कैनवा एआई, मिड जर्नी, बिजनेस बीआई, कोई भी, और उसको मास्टर कीजिए। मेक इट योर एवरी डेज कंपेनियन, बट एट द सेम टाइम आप अपना एक ह्यूमन स्किल, जिसमें साइकोलॉजी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, उसको भी आप साथ में उसकी एम्बेड करें और एक सेंटोर अप्रोच बनाएं कि ह्यूमन माइंड विद एआई कैपेबिलिटी, एंड यू विल सी कि अगले 6 महीने में योर लाइफ विल इम्प्रूव सो मच इन टर्म्स ऑफ वर्क एफिशिएंसी कि आप हैरान हो जाएंगे। पूरा का पूरा जो है वो एआई के ऊपर रिलाई नहीं करें, उस स्किल को आप सीखें ज़रूर, मगर अपनी ह्यूमन जो कंपैटिटिव एडवांटेज है उसको भी पूरा पॉलिश कीजिए कि उसको जंग ना लग जाए। जब ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी, यू विल सी कि योर वर्क एफिशिएंसी, योर डिसीजन मेकिंग एंड योर आउटपुट विल बी 10 folds। मैं 2 fold, 3 fold, 5 folds की बात नहीं कर रहा, 10 folds, and you will be a very good professional, you will be a good businessman, and you will be able to do your work in a very short span of time. Thank you so much, Zishan. बहुत बहुत शुक्रिया। Zishan Qureshi ne, being an IT expert, a growth strategist, heading a major department in a very very big firm also. So the point is, इन्होंने आज हमें गाइड भी किया, कुछ हमारे इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस भी किया।
और कुछ चीज़ों के बारे में हमें सोचने का मौका भी दिया। जो मैंने एक बात रियलाइज़ की है कि जैसे कि ChatGPT मेरे लिए वर्क करती है, बट आपने 2 और के नाम लिए थे सर? कैनवा AI जो अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, एंड क्लॉड अगर आपको बहुत सीरियस बिजनेस केस सिमुलेशन के ऊपर काम। अब ये देखें ना व्यूअर्स, मेरे लिए कैनवा एंड प्रॉबेबली ChatGPT आर परफेक्ट फॉर यूज़, राइट? कोई अगर अपनी बिजनेस बनाना चाहता है और अब मज़ीद स्ट्रैटेजी में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर के पास जाके पैसे आपने मांगने हैं, तो उस पॉइंट के लिए अ मच हायर लेवल विद डीप रिसर्च, वो वाली चीज़। तो व्यूअर्स, फाइंड द राइट AI टूल फॉर यू। अगर मैं इस एज पे एक 20 साल के बच्चे की माँ हूँ, आपको कह सकती हूँ कि यार मैं भी सीख रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अब AI का ही ज़माना है। या तो हम साथ चल सकते हैं या उससे लड़ सकते हैं, बट बिला वजह कंप्यूटरों से और AI के ख़िलाफ़ विजिलेंटी बनने का क्या फ़ायदा। लेट्स वर्क विद इट ताकि हम सब आगे एक्सेल कर सकें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बल्कि कलाम ही सुनते हुए आएंगे। आज हम बात करेंगे हसद पे, रश्क पे और जेलसी पे, ब्रेक के बाद। हमद सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारन वाला किसे मैदान न हर दा नीचा दे अशनाई को फैज किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया सारी जिंदगी आटा गुनिया ते लखा किते पेड़े औखे वेले मुहम्मद बख्शा कोई नहीं लगदा नेड़े औखे वेले मुहम्मद बख्शा कोई नहीं लगदा नेड़े ते मैं नात तिलकन रास्ता देवे कौन संभाला तके देवल वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी
जिस दिन फिर मिलांगे जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली मारूफ सूफ़ी नात ख्वां नवीद अकरम हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई माशाल्लाह। आज हमारे साथ व्यूअर्स दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो हमेशा 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 बड़े प्यार से गाइड करते हैं और उन अल्फाज में गाइड करते हैं जो कानों के बजाय डायरेक्ट दिल में ही उतरते हैं। बात कर रही हूँ, उस्ताद हैं मेरे, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, डॉक्टर तनवीर कासिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और तो मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, तो उम्र में छोटे लेकिन नॉलेज में कहीं गुना ज़्यादा माशाल्लाह, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब बात का आगाज़ करने से पहले अगर मैं जल्दी से किचन में नज़र डाल लूँ, बिकॉज़ जब गुफ्तगू शुरू हो जाएगी तो फिर जी नहीं चाहता कि बंदा किचन की बातचीत करे। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है व्यूअर्स कि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग, बल्कि जानवरों को भी लगता है कि लग गई है, हसद। इस पे बात करेंगे लेकिन जल्दी से। जी शेफ़ तैयबा। जी व्यूअर्स, हैदराबादी रेड चिकन जो है वो तैयार है और जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसको नान के साथ चाहें या राइस के साथ, जैसे भी चाहें इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान। आपको पता है कि शेफ़ तैयबा, हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड में जब जा रहे हों, स्पेसिफ़िकली फ्राइडे को हम कोशिश करें कि कोई पते की बात, कोई ऐसी बात जिसकी हम वीकेंड पे थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करके इस्लाह कर लें। तो आज का टॉपिक हसद है व्यूअर्स। हसद, जेलसी, रश्क, ये सब चीज़ें ये आखिर है क्या, हमें डॉक्टर साहब और मुफ्ती साहब गाइड करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद एक वाहद एक अखलाकी एतबार से इंसान की कमज़ोरी है और बीमारी है, जिसके बारे में बाकायदा अल्लाह ताला ने एक आयत बयान की कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसका मतलब ये है कि ये इंसानी जिबिल्लत में और इंसानी फितरत में बाज़ कमज़ोरियाँ ऐसी हैं जो नई नई अज़ल से चली आ रही हैं। आप देखें कि काबील ने हाबील को कत्ल किया था, जो इस तारीख़ इंसानियत का सबसे पहला कत्ल था और उसकी बुनियाद भी हसद थी। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो सतीले भाई थे, उनके दरमियान भी जो मामलात में ख़राबी थी उसकी बुनियाद हसद थी। इसका मतलब यह है कि ये रवैया जो है, ये मनफी जो फीलिंग्स हैं, ये नई नहीं है, ये आज कोई नया फिनोमेना नहीं, ये एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है जो इंसान की एक मनफी एक कैफियत के अंदर, उसके अंदर मौजूद है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हसद और रशक में क्या फ़र्क है, हसद जो है वो ये है कि किसी भाई की जो नेमत है वो बर्दाश्त ना करना। वो कोई भी नेमत हो सकती है, वो कोई मनसब हो सकता है, वो कार, कोठी, बंगला हो सकता है, वो दुनियावी कोई इज़्ज़त शोहरत हो सकती है, कि ये चीज़ इसको ना मिले और मुझे मिले। और अशक ये है कि उसको मिली है, या अल्लाह जो इसको दिया है वो मुझे भी दे दे। ये एक रशक की एक पॉजिटिव थिंकिंग है और ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़ें। असल में डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो है तो मेरा बहुत बचपन का, लेकिन मुझे आज भी ना, मैं सोचती हूँ, मामा के पास एक दफ़ा घर में हमारे खातून काम करती थी, वो और उनके मियाँ आए। अम्मी ने बुलाया इसलिए उनके शौहर को, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो काम पे जब खातून आई तो उनके मुंह पे निशान थे, जैसे मार खाई हुई है। तो मामा को आग बगोला हो गई, उन्होंने बुलाया कि उसको बुलाओ अपने मियाँ को। शाम को उसका मियाँ उसको लेने के लिए आया। अब गुफ्तगू हो रही है, मामा उसे, और मैं छोटी सी, मेरे ख्याल से 7-8 साल, क्योंकि मुझे गुफ्तगू लेकिन याद है कि मामा ने उसे कहा कि भाई तुम इंसान हो, तुम जानवर हो, अपने बच्चों की माँ एक औरत से कौन इस तरह ये वो। कहते बाजी मेरी गल सुनो, एनू हर किसी तो साड़ा है गया साढ़े कोल, मतलब बेसिकली वो पंजाबी में जो बात कह के गया वो ये कह के गया कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, बच्चों के फीसें देने के पैसे नहीं है, वो आप बाजी कवर करती है तो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं। ये कहती है कि भाई 2 घर दूर जो खातून है उसके मियाँ ने उसको सोने के बुंदे दिए हैं, तो तूने तो मुझे 10 साल में कभी सोने के बुंदे नहीं लेके दिए। तो इसने मोहल्ले में रोना पिटना डाल दिया और पीटना शुरू हो गई गली में निकल के अपने आप को।
तो फिर मैं घसीट के अंदर ऐसे लेके गया ये वो। खैर मामा ने उनको मना किया कि हाथ नहीं उठाना, लेकिन एंड में मामा ने उस खातून से यही कहा कि तुम्हें मसला क्या है? इतनी बाजी सब इंच सोने दी चीज़ां पहनदियां ने, सोने दी चूड़ियाँ, एने ने तो मतलब इसने मुझे कभी भी कुछ नहीं लेके दिया। मतलब आप हसद में यही भूल गई कि आपके बच्चों के लिए कपड़े नहीं है खरीदने के, आपको सोने के बुंदों की पड़ी है। तो हसद तो माँ को ममता से दूर कर देता है सर। बिल्कुल सही आपने फरमाया। जिस तरह मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि ये सच्ची जो रिश्तेदारी है, जो खूनी रिश्ते हैं, ये उसको भी ये माफ़ नहीं करती ये फीलिंग। बदकिस्मती से इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या, ये क्यों पैदा होती है? सबसे पहली जो एक खुसूसियत है किसी भी एक शख्स की, जो पॉजिटिविटी है, उसका साबर होना है, उसका शाकर होना है। और जिस तरह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपने से ऊपर लोगों को मत देखें, अपने से नीचे लोगों को देखें। मसलन अगर आप 5 मरले के घर में रहते हैं तो आप 10 मरले और एक कनाल के घर की जो ख्वाब है वो देखना बंद कर दें। अगर आप 3 मरले के घर वालों को देखेंगे तो आप अजहार तशक्कुर करेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं 5 मरले के घर में रह रहा हूँ, वो तो 3 मरले के घर में रह रहा है। और जो 3 मरले के घर में रह रहा है उसको शुक्र करना चाहिए कि मेरे नीचे 2 मरले के घर में भी लोग रहते हैं, और 2 मरले वाले घर को ये सोचना चाहिए कि लोग झुग्गियों में भी रहते हैं। इसी तरह फुटपाथ पे भी रहते हैं। इसी तरह हम इसी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कुछ जगहों पे तो आपको बड़ी खुशहाली नजर आती है, लेकिन कुछ इलाकों में जाएं, स्पेशली मज़ारों वगैरह, लोग कहते हैं नशई पड़े हुए। आई एम सॉरी, वो सब नशई नहीं है। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सरों पे छत ही नहीं है, बिल्कुल पूरे खानदान को लेकर तो नशई पड़ा होता ना बाहर। सो द पॉइंट इज, हम लोग हर वक्त मुझे वो चाहिए जो मेरे भाई डॉक्टर तनवीर के पास है, मुझे वो चाहिए जो मुफ्ती साहब के पास है। इसी तरह आप देखें, मतलब कोई भी दुनियावी नेमत है, आपके पास कार है तो आप अगर बिलफर्ज छोटी गाड़ी है कोई, तो आपके ख्याल में ये हर वक्त यही जुस्तजू रहनी चाहिए कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। आप ये देखें कि मेरे नीचे मोटरसाइकिल वाले भी हैं, मोटरसाइकिल वाला देखें कि मेरे नीचे साइकिल वाले भी हैं। जब आप नीचे देखेंगे तो आपके अंदर ये जो एक जुस्तजू है आगे बढ़ने की दुनियावी, ये नहीं है कि दुनियावी नेमतों की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी बुनियाद हसद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक तो इस टॉपिक पे आपकी राय, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इसमें इसका भी एक रोल है। देखिए पहले किसी को क्या मिलता था, क्या होता था, वो आपस में ही घर वालों के मामलात होते थे। अब एक एक चीज़, बच्चे के पेपर का रिजल्ट तक लगाया जाता है। अब अगर आपका बच्चा जो है 2nd नंबर पे आया है और उसके बरक्स दूसरा बच्चा 1 पे आया, तो माँ बच्चे की तारीफ और प्यार नहीं कर रही, माथा नहीं चूम रही मेरा बेटा 2nd आया, वो 2nd की खुशी नहीं एंजॉय कर रही, वो उसको छित्तर मारी है कि तू 1st क्यों नहीं आया। जी सर, मैं क्योंकि सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ये वाली बात दुरुस्त की है कि आज के दौर में देखा जाए तो हसद बहुत ज़्यादा आम हो गया है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल ने पहले से ही इसकी पेशन गोई फरमा दी है कि आखिरी ज़माना में हसद जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा जी। और हसद जो है ये एक मोहलिक बीमारी है, हलाक करने वाली। हसद से क्या पैदा होता है? गुस्सा, डिप्रेशन, नाराज़गी, खौफ। जो हसद करने वाला है ये उसकी अलामात हैं, क्योंकि वो कभी भी मुतमईन जो है वो नहीं हो पाता, उसको इत्मीनान और सुकून की दौलत जो है वो नहीं मिल पाती। और हसद क्या करता है? ये आपके सारे के सारे सुकून को तबाह व बर्बाद कर देता है जी। ना तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है, ना तो आपको कल्बी तौर पर सुकून मिलता है। आप ये जो बात बता रही हैं, लोग जो हैं वो दूसरों की खुशियों से सड़ते हैं, जलते हैं। सर निकाह पे बैठ के लोग कह रहे होते हैं निकाह चल रहा होगा और आपस में जनानियां बैठ के क्या बात करी, ऐदा ते ओदे नाल चक्कर चल रहा सी, पता नहीं की मुंह काला कराया खानदान, मतलब निकाह हो रहा है लड़का लड़की का। मैंने तो ये भी बातें सुनी है। ये जो लोग दूसरों की खुशियों से जलना है ना, ये हसद है। और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। और हमें इस हसद से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये हसद सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया में नहीं है, साबका उम्मतों के अंदर भी हसद जो है वो पाया जाता रहा है। सबसे पहला हासिद जो है वो शैतान है, और हसद करना जो है ये शैतानी तर्ज अमल है। बिल्कुल सही कहा सर। शैतान ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई थी, उसके ऊपर उसने हसद का इजहार किया था। और उसने हसद का इजहार इन अल्फाज में भी किया था, मैं इससे बेहतर
हूँ, तो ये तो तकब्बुर और रियाकारी के ज़ुमरे में आ जाता है, और अल्लाह की ज़ात को तो ये तर्ज़ी अमल जो है वो पसंद भी नहीं है। तो इसी वजह से जो हसद है, हसद को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार क्या है कि आप रशक को अपनाएं। आप चाहते हैं, और एक और बात, जो हसद करने वाला होना वो अपने घर के अंदर भी कभी इज्जत नहीं पा सकता और मुआशरे के अंदर भी कभी इज्जत नहीं पा सकता। हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखिए मसला बता दिया, आपको भी पता है डॉक्टर साहब, आप और आपकी और मेरी एक ही थियरी है, और मेरे प्यारे छोटे भाई की भी यही थियरी है कि भाई मसले का हल बताओ। मसला तो हर बंदा हर चैनल पे बैठ के डिस्कस कर रहा है, करंट अफेयर्स पे क्या हो रहा है, मसला मसला मसला। हमने अब मसले का हल बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेचर है, अल्लाह ना करे तो बस सफ़ार के मैं जिसको देखूँ मेरा हर वक्त मुझे ये होता है, क्या बंदा पढ़ सकता है, क्या बंदा अमल कर सकता है, किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये गाइडेंस आप लोग इस वक्त रूहानी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप दोनों ने जो आप चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वही हमें गाइड कर दें, ताकि कम से कम हमारी ये ज़िंदगी भी सुकून से गुजर जाए और आखिरत में हम अपने रब को मुँह दिखाने लायक तो हों। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि शायद हसद वो चीज़ है जो हमारे माशरे को, जैसे कि बहुत ही प्यारी बात मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ने कहा, ऑफ कोर्स उन्होंने एक हिस्टोरिकल चीज़ हमारे साथ स्टेट की कि जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है ना, उसी तरह हमारे माशरे को जला के बर्बाद कर दिया हसद ने। और सिर्फ हमारे माशरे को नहीं, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। ये जो एक डिवाइस है ना, इस पे अब हर चीज़, हर किसी के, हर कोई देख रहा होता है। मैं भी ब्रेक में यही बात बता रही थी कि एक ज़माने में जब मेरे पास एक सर्टन गाड़ी होती थी तो सारे जो पीटीवी पे भी, कहीं पे भी शूट पे जाती थी, कहते थे आप ही वीडियो बना ले, तो मैं कहती थी बना लो। तो अगर 15 लोगों ने उस गाड़ी के साथ वीडियो बनाई तो ओनर तो एक ही था, ओनर ने खुद नहीं बनाई, बाकी सबने बना ली। आप लोगों ने वो गाड़ी देख के कहा कि यार मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी तो वही काम करता हूँ जो वो करता है। तो हसद तो हम लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और याद रखिएगा व्यूअर्स, जब हम ऑन स्क्रीन भी कोई चीज़ गलत पोर्ट्रे करते हैं ना, झूठ, तो झूठ झूठ है, आप उसको जिस तरीके से कान कहीं से भी पकड़े, बात वही है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनवीर कासिम, ब्रिलियंट अकम्पलिश इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ हैं, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब हमारे साथ हैं, एंड देन ऑफ कोर्स नवीद अकरम, बहुत ही ब्रिलियंट सनाख्वा हमारे साथ हैं, सूफ़ी नात ख्वां। सो अब हम ये करते हैं कि हम इस बीमारी के हल की तरफ जाते हैं, और मैं चाहूँगी कि नवीद भाई आप भी अपनी कुछ फीडबैक दें, क्योंकि आप भी एक ऐसी फील्ड में जहाँ पे लोग आपको देख के रश कम और हसद ज़्यादा करते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस पे भी हम आएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल जेलसी है ये, और प्रोफेशनल जेलसी हर फील्ड में है। और मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि अभी ओवरकम करने की बात हो रही है, या इस पे कैसे अपने आप को हम काबू में लेके आ सकते हैं कि हसद ना करें, मेरे ख्याल में हमें मसरूफियत की तरफ आना चाहिए। ठीक है। मैं एक बेदीन को मिला जिसका कोई दीन नहीं है, मैंने उससे पूछा कि तुम लोग हसद करते हो? कहता हाँ पहले करते थे, अब नहीं करते। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि अब हम बिजी हो गए हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हसद करें। तो हमें दीन से दूरी भी है ये सारी, और उसके अलावा मैं समझता हूँ हम बिजी भी नहीं है, हमारे पास बहुत फालतू टाइम है। मैंने शुरू में ये बात की है नवीद बेटा, मैंने एक्चुअली शुरू में ये बात की, हम इतने वेले हैं, बिल्कुल हमारे पास इतना फारिग टाइम है, पता नहीं है कौन लोग हैं। खैर, तो प्रोफेशनल जेलसी हो गई, आपस में भाई बहन, आप लोग हमें रूहानी मेडिकल हल बताएं। जी सर, आप एंड देन आपके पास। जी बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की है कि हसद जिस तरह नेकियों को खा जाती है, इसी तरह हसद ने आज हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जुमला आपका बहुत अच्छा लगा जी। तो हसद जो है ना, इससे बचना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हसद से कैसे बच सकते हैं? एक तो नवीद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात बता दी कि नज़रअंदाज करना, आप उसे इग्नोर करें जी।
दूसरे नंबर पर यह है कि आप उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखें जी। ज़ाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के साथ बैठने से उठने से आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो पैदा हो जाएगी जी। भाई बहन का क्या करें? जी, मैं वही अर्ज़ करने लगा। और इसकी तीसरी सूरत ये है कि आपको जो हसद करने वाले लोग हैं उनसे बचने के लिए या उनकी इस्लाह के लिए आपको उनके हक़ में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ऐ अल्लाह, इनको हिदायत अता फरमा और इनको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और हासद के हसद को दूर करने का एक और तरीक़ाकार भी है जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है कि आप हदिया, तोहफ़ा, तहाइफ जो है वो उनको दिया करें। इससे आपस में जो है ना वो कुर्बत वो बढ़ती है और हसद और बुग़्ज़ जैसी बीमारियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसकी तीसरी सूरत ये है, चौथी सूरत ये है कि हमें चाहिए ऐसे लोगों के लिए घर के अंदर खाने का इंतज़ाम किया जाए, उनके साथ ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए, और उनकी तारीफ़ की जाए। और तारीफ़ जो है वो इस नीयत और इस इरादे के साथ की जाए ताकि इनकी इस्लाह हो सके, क्योंकि बेजा तारीफ़ करना जो है ये भी अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन इस इस्लाह के हवाले से, इस नुक्ता नज़र के हवाले से अगर आप उनको अपने यहाँ बुलाते हैं और उनको नवाजते हैं तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग जो हैं वो हसद जैसी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। और आखिरी बात यह है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को देखें तो यूँ कहा करें कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि हसद जो है ना उसकी पहली अलामत यह है कि वो नज़र बद का शिकार हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में दूसरे को बचाने के लिए इन कलिमात को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया जाए। इसके साथ साथ यह है कि सूरह फलक और सूरह नास ये इंतहाई मुजर्रब और इक्सीर का दर्जा रखती हैं। हमें चाहिए कि इनकी तालीम जो है वो ख़ुद भी करें और जो हसद में मुब्तला हो उसकी इस्लाह के लिए ज़रूर कहा जाए कि आप इन सूरतों को ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं जी। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरा भी किसी चीज़ को देख के जी चाहता है कि मेरे पास भी हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है काम में तो अक्सर ऐसे होता है। डॉक्टर साहब, आप भी एक वर्किंग मैन हैं, हम सब काम देखें, रोज़ी रोटी तो हम सब कमा रहे हैं, हमने बड़ी मेहनत की किसी चीज़ पे और बाद में पता चला कि किसी और को वो चीज़ मिल गई, सिफारिश, जान पहचान, व्हाटएवर, तो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जेलसी और फिर हसद आ ही जाता है। तो अब ये भी बताएं कि अपनी ज़ात को कैसे कंट्रोल में रखें। अच्छा, दूसरे से कैसे बचना है, परफेक्ट हो गया, अपने आप को किस तरह बंदेदा। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपनी कब्र में जाना है ना, तो मैं इंसान का बच्चा कैसे बनूं? देखें, ये जो शर और खैर की जो कुव्वतें हैं ना, इसका जो टकराव है ये क़यामत तक चलता रहना है। इंसान में शर और खैर की दोनों फीलिंग्स मौजूद हैं और समाज में ये एक हकीकत है। अच्छा, आप देखें, बड़ी प्यारी दुआ है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। यानी दुनियावी तमन्ना जो है ये नाजायज़ नहीं है। दुनिया की नेमतों का हसूल इंसान की फितरी ख्वाहिश है। सवाल ये है कि जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो जो एक कंसेप्ट है दुनिया में गुजारने का, कि दुनिया में एक मोमिन आदमी एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारता है। जिस तरह एक ज़ादेरा होती है कि मैंने फ़लाँ मंज़िल तक पहुँचना है तो मुझे कितना सामान चाहिए, हमें दुनिया गुजारने का जो नबवी मनहज है, जो कंसेप्ट है, वही उसका शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह कि दुनिया की हकीकत क्या है। आप देखें कितने मालदार लोग, आप देखें जब वो कहते हैं सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो ये जितनी दौलत है, ये जितनी चमक है, ये जितनी रंगीनी है दुनिया की, ये आप साथ नहीं लेके जाएंगे। कब्र में और हशर में ये दुनियावी सारी नेमतें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। लिहाजा एक तो एक मुसलमान को शौरी तौर पर दुनियावी ज़िंदगी गुजारने का जो नबवी उसलूब है वो इख्तियार करना चाहिए। आप ये देखें कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बड़े ज़बरदस्त एक अक़वाल हैं, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, ये चिड़ियों और परिंदों को देख के ख्वाहिश किया करते थे, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं परिंदा होता, मेरा कोई हिसाब किताब भी ना होता। तो दुनिया के बारे में जो तस्वर है वो हमें सबसे पहले मुसलमान को ये समझ दें कि दुनिया है क्या। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि दुनियादारी से बिल्कुल कट जाएं, साधु माधु हो जाएं और एक मजजूब बन की जिंदगी दुनियावी नेमतों को हसूल ये फितरी तमन्ना है और ये कुछ नाजायज़ नहीं। जिस तरह मैंने पहले कहा, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरह। सवाल बुनियादी ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जब रूहानी जो इलाज है, जो सूरतों की सूरत में अलामा साहब ने बयान किया, अगर आपको भी हसद किसी की तरफ फील हो रहा हो तो तब भी यही दो सूरतें पढ़ लें। देखिए, एक तो है कि हमने किसी से बचना है,
लेकिन कभी कभी अपने आप से भी बचना होता है। तो क्या अपनी ज़ात के लिए भी हम ये पढ़ सकते हैं? जी जी, बिल्कुल दुआएं हैं। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कि अगले से अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ बचा, क्या यही सूरतें हम इसलिए भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मियाँ एक तो मुझे उससे बचा और मुझे अपने आप से बचा कि मैं अपने नफ्स को कंट्रोल कर लूं। बिल्कुल, देखें मसनून अमाल जो है ना, ये बहुत बड़ी रूहानी ताकत है और ये बहुत बड़ा एक वेपन है। बिल्कुल। और दुआओं में तासीर होती है। आप देखें आयतुल कुर्सी की जो फजीलत बयान की गई है, इससे बढ़कर कोई रूहानी मुजरब नुस्खा नहीं हो सकता। और कितनी ही ऐसी आफात और कितनी ही ऐसी बलाएँ हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ने के नतीजे में दूर हो जाती हैं। और जो 3 सूरतें अलामत साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था। और ये माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितनी प्यारी एक दुआ है। ये पढ़नी चाहिए, अपने भाई की नेमत को देख के भी पढ़नी चाहिए और अपनी औलाद को, ये जितनी भी दुनियावी नेमतें हैं सबको देख के ये माशाल्लाह तबारक अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। यही एक नबवी उसूल है। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, हमें ये जो आपने बताया ना, हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ए अल्लाह, इसको भी अता फरमाया है, मुझे भी अता फरमा। ये बहुत बेहतर तरीका कार है। बिल्कुल सही। और व्यूअर्स देखें, मेरा तो ये बिलीफ है, पता नहीं क्यों गलत है सही है बट मेरा तो आई बिलीव इन दिस व्यूअर्स कि जब मैं किसी को देख के किसी की खुशी में खुश होती हूँ ना, तो उस वक्त मेरे जहन में जेन्युइनली ये बात नहीं आती कि व्हाट अबाउट मी। आती थी 10-15 साल पहले तक आती थी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ कि यार उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। अब मैं किसी की खुशी देख के खुश इसलिए होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है और मेरे इर्द गिर्द वाले खुश होते हैं तो मैं कितना एक्साइटेड होती हूँ। उनकी खुशी मेरी खुशी को और डबल ट्रिपल कर देती है। सो व्यूअर्स, इतनी नन्ही सी ये वाली दुनिया है, इस दुनिया और आखिरत जो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी है, जो एक्चुअली हमने जीनी है, उसको बेहतरीन बनाते हैं, आपस में सबके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और ये जो 3 बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं, इनको प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली आज के दिन कोई कबूलियत की घड़ी ज़रूर गुजरती है। अल्लाह करे हमारे लिए रब ताला आसानियाँ पैदा करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो अब हमारे साथ नहीं है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इस नोट पे वीकेंड्स की हम आपसे छुट्टी लेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। जी मेरा प्यारा भाई नवीद, ओवर टू यू। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच नफियस बात दा पानी मिले हर रगे हर जा अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुल जीवे मुर्शद कामिल बाहू, जीवे मुर्शद
बूटी लाई हूँ जीवे मुर्शद कामिल बाहू जे बूटी लाई तस्बीह भरी दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के हूँ